Hello students, I am Kamlesh and in this video we are continuing our concept of Mr. William Shakespeare. हम विलियम शेक्सपियर स्टडी कर रहे थे, हमने उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम चलते हैं शेक्सपियर कैनन, मतलब शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा और इनके ख़जाने में क्या क्या है, मतलब क्या क्या शेक्सपियर के हिस्से में आता है, क्या क्या इन्होंने क्रिएशंस करी हैं। सो शेक्सपियर पोइट्री और प्लेस दोनों के लिए फेमस हैं, विद बोथ मीडियम सर्विंग डिफरेंट नीड्स, क्योंकि दोनों जो मीडियम हैं वो दोनों अलग अलग तरह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, प्लेस किससे रिलेटेड थे, इनके थिएट्रिकल फैशन से रिलेटेड थे, थिएटर की नीड को पूरा कर रहे थे, दैट वाज ऑन ट्रेंड, वाइल पोइट्री सर्व टू प्रोवाइड स्टोरी टेलिंग इन इरोटिक और रोमांटिक वेज। जो प्लेस थे वो थिएट्रिकल नीड को पूरा कर रहे थे जो कि उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में था, और जो पोइट्री थी उसमें एक तरह से स्टोरी टेलिंग थी। पोइट्री में इन्होंने अलग अलग स्टोरीज बताने की कोशिश की है जिनमें इरोटिक होता है, जो आपके सेक्सुअल या फिजिकल प्लेजर को अराउज करे, और रोमांटिक वेज, कल्मिनेटिंग इन अ कैनन ऑफ वर्क दैट इज एज डाइवर्स इन लैंग्वेज एज द इश्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर दैट द वर्क्स पोर्ट्रे। मतलब इतनी ज़्यादा वेराइटी है इनके उसमें ह्यूमन नेचर के इतने अलग अलग एस्पेक्ट्स को इन्होंने अपने प्लेज में या अपनी पोइट्री में इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। मतलब पूरी वैरायटी ऑफ ह्यूमन नेचर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, इतने अलग अलग इन्होंने इश्यूज़ को टैकल किया है अपने वर्क्स में। सो इनके प्लेस कौन से थे, तो विलियम शेक्सपियर ने एटलीस्ट 37 प्लेस तो लिखी हैं, जो कॉमेडी हैं, हिस्ट्री हैं या फिर ट्रेजिडी हैं। जैसे इनका अर्लीस्ट प्ले क्या था, किंग हेनरी सिक्स्थ, ये ट्रायोलॉजी थी, मतलब इस पे इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। किंग हेनरी सिक्स्थ पे 3 बुक्स थी, एक रिचर्ड 3 थी, ऑल्सो बींग रिटन अराउंड द सेम टाइम, ये भी इन्होंने इसी टाइम पे लिखी थी। तो स्टार्टिंग में इनके ये प्लेस थी, अर्लीस्ट वर्क इनके ये माने जाते हैं। इन्होंने कब लिखे, 1589 से लेके 1591 के बीच में। अब ये जो लास्ट वाला प्ले है रिचर्ड 3, ये कोलैबोरेशन था जो इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ मिलके किया था, द 2 नोबल किंग्समैन। और ये कौन सा प्ले था, द 2 नोबल किंग्समैन। किसके साथ कोलैबोरेशन की थी, जॉन फ्लेचर के साथ, मतलब जॉन फ्लेचर प्लस मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा, द 2 नोबल किंग्समैन। अब शेक्सपियर ने ऐसे जॉनरा में लिखा जो उस टाइम पे बहुत फेमस था, मतलब उस टाइम पे हिस्ट्रीज का बहुत क्रेज था, विद हिज प्लेस बिगिनिंग विद द हिस्ट्रीज इंक्लूडिंग द अबव मेंशन्ड। अब हिस्ट्रीज में ये तो है ही है, किंग हेनरी सिक्स्थ के 3 पार्ट और रिचर्ड 3rd, ठीक है। इसके अलावा भी कौन से हैं, पेरिक्लीज है, किंग जॉन है, या हेनरी फोर्थ के ड्यूअल वॉल्यूम्स हैं, मतलब हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और 2, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। और हेनरी फिफ्थ, ये इनकी हिस्ट्रीज में आते हैं, जो इन्होंने ये जो ये हिस्ट्रीज हैं ये बाद में लिखी थी, और पहले कौन सी लिखी थी, पहले ये वाली लिखी थी, किंग हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड 3rd, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशन, द एम्प्टी वेसल मेक्स द लाउडेस्ट साउंड, जो हमारे हिंदी में भी जिस कहावत को हम किस रूप में जानते हैं, थोथा चना बाजे गना। हम इसको इतना यूज़ करते हैं बट शायद हमें ये रियलाइजेशन नहीं होगा, हम जानते ही नहीं होंगे कि ये मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने दी हुई है। थोथा चना बाजे गना, द एम्प्टी वेसल मेक्स द लाउडेस्ट साउंड, मतलब जो अंदर से खाली होता है वो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। आपने देखा होगा जब भी बहस चलती है ना, तो जिसको सबसे कम नॉलेज होता है वो इंसान ज़्यादा बोलता है, जिसे ज़्यादा पता है ना वो चुप रहता है, वो उतना ही बोलता है जितना ज़रूरत है। उसे पता है कि सामने वाले को जितना उसने समझना है वो उतना ही समझेगा, इसलिए चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो एम्प्टी वेसल मेक्स द लाउडेस्ट साउंड, ये कोटेशन मिस्टर शेक्सपियर ने दी है। सो इन्होंने जो हिस्ट्रीज लिखी हैं ये कब लिखी, 1580s से लेके 1590s के बीच में लिखी थी। इसके बाद में मिस्टर शेक्सपियर ने कॉमेडीज़ लिखना शुरू कर दी, जिनमें कि बहुत ज़्यादा कॉमिक सीक्वेंस होता था और पेयर ऑफ प्लॉट्स होते थे। मतलब पेयर ऑफ प्लॉट मीन्स इनकी लगभग हर कॉमेडी में ना 2 प्लॉट हैं, और फिर बाद में वो उनको बहुत ही टेक्निकलिटी से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से वो उनको एक बना देते थे, ठीक है, इंटरवाइंड विद ईच अदर। 2 अलग अलग प्लॉट हैं बट फिर उनको वो एक बना देते। तो ऐसी इनकी कॉमेडीज़ कौन सी थी, A Midsummer Night's Dream, Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, As You Like It, Twelfth Night, ठीक है। अब इनको जब इन्होंने लिखा था इन कॉमेडीज़ को, तो इनके स्टार्टिंग में और इनके लास्ट में इन्होंने 2 क्या बोलते हैं
ट्रेजिडीज़ भी लिखी थी। वो कौन सी थी? रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर। मतलब पहले रोमियो जूलियट लिखी, ये एक ट्रेजिडी थी, फिर इन्होंने ये सारी कॉमेडीज़ लिखी और फिर इन्होंने जूलियस सीजर लिखी इस एरा के एंड में। अब इनकी राइटिंग करियर का जो लास्ट पोर्शन था ना, वहाँ पे इन्होंने किस पे फोकस किया? उन्होंने ट्रेजिडीज़ और प्रॉब्लम प्लेस पे फोकस किया, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा एक्नॉलेज्ड, सबसे ज़्यादा फेमस इनकी बुक्स हैं। वो कौन से हैं? हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर, कोरियोलिनस, मैकबेथ। मतलब इनमें इन्होंने सीरियस इश्यूज़ को उठाया है। ये ना तो हिस्ट्री है, ये ना ही कॉमेडी है, मतलब ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन साइकोलॉजी की, ह्यूमन बिहेवियर की मेन इश्यूज़ को इन्होंने उठाया है। जैसे कि हैमलेट में है बहुत ज़्यादा सोचना, एक ही एक बात पे ज़्यादा मेडिटेट करते रहना। ओथेलो में इन्होंने जेलसी दिखाई है। किंग लियर में इन्होंने दिखाया है कि फैमिली में ही कैसे आपको इनफिडेलिटी मिलती है, कैसे धोखा मिलता है। इसी तरह से कोरियोलिनस है, मैकबेथ है, मैकबेथ में ही मतलब जब आप में बहुत ज़्यादा लालच होता है तो उसका क्या अंत होता है। तो ऐसी स्टोरीज़ को इन्होंने दिखाया है। और ये कुछ ऐसे इनके प्लेज हैं, इतने फेमस हैं कि इनको बहुत बार इनका प्रोडक्शन हुआ है स्टेज पे और फिल्म पे। मतलब अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों इनके फिल्म्स के वर्जन मिल जाएंगे। मतलब इतनी बार इनकी फिल्म मेकिंग हुई है, इतनी बार इनको अडेप्ट किया गया है इस जॉनरा में, ठीक है। तो अगर हम विलियम शेक्सपियर की क्रोनोलॉजी को देखें तो ये तो एक क्लियर है कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से चेंज किया है। जैसे पहले इन्होंने हिस्ट्री लिखी, फिर उन्होंने कॉमेडी लिखी, फिर उन्होंने सीरियस प्रॉब्लम्स को उठाया, या यूँ कहें कि ट्रेजिडी लिखी। तो जैसे जैसे वो फेमस होते गए उन्होंने लाइफ की और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम को छेड़ना शुरू किया, मतलब और ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स पे ये लिखा। एक बार इस्टेब्लिश हुए उसके बाद इन्होंने लाइफ की गहराइयों को मतलब एक्सपोज करने की कोशिश की शेक्सपियर ने। हिस्टोरिकल प्ले से ये थोड़ा फ़नी साइड पे चले गए, मतलब इन्होंने कॉमेडी लिखी, फिर ये और ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स को उठाया इन्होंने, मैन के या ह्यूमैनिटी के जो भी मेन प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा कि हैमलेट में क्या प्रॉब्लम थी, ओथेलो में जेलसी थी, किंग लियर में फैमिली की इनफिडेलिटी थी, मैकबेथ में बहुत ज़्यादा अगर आपको ग्रीड होती है ऊंचाई पे पहुंचने की, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बाद में इन्होंने टैकल किया था। इनफैक्ट इनका जो डिवोशन था इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए और इनका जो रिबेलियन था इसके अगेंस्ट, इसी ने मतलब इनको लीडिंग लिटरेचर स्कॉलर्स में से एक बना दिया, जो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अट्रैक्टिंग है। मतलब आज के रीडर्स को भी अट्रैक्ट करता है। आप इनका कोई भी प्ले उठा के देखो, चाहे वो ट्रेजिडी हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे आप उनकी छोटी सी समरी ही पढ़ो, आप उनकी चाहे छोटी से छोटी ब्रीफ करी हुई स्टोरी भी देखो, वो आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आपका मन करेगा कि आप इनका पूरा प्ले को रीड करो। इतना इंटरेस्टिंगली इन्होंने लिखा है और आज का राइटर्स भी इनके लिए उतना ही पैशनेट है जितना उस टाइम का था, ठीक है। सो अब चलते हैं कि इनके पोएम्स और सोनेट्स कैसे थे। इनकी पोइट्री है वो 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई है। इन्होंने ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा सोनेट इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर ने ही लिखे हैं ये अराउंड 150 सोनेट्स। हालांकि इट इज़ थॉट दैट ऑल्दो शेक्सपियर वॉज अ पोइट थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, ही टर्न टू पोइट्री। ज़्यादा पोइट्री इन्होंने कब लिखी थी? 1593 से लेकर 1594 के बीच में लिखी थी, जब वहाँ पे प्लेग फैला था और लंदन थिएटर्स जो हैं वो बंद हो गए थे। जब थिएटर्स बंद थे तो ऑब्वियस है उस टाइम पे इन्होंने ड्रामा क्रिएट नहीं किया, तो उस टाइम पे इन्होंने पोइट्री क्रिएट करी। जो इनकी नैरेटिव पोएम के वॉल्यूम है दैट शेक्सपियर रिलीज ड्यूरिंग दोज ईयर्स वर कॉल्ड वीनस एंड एडोनिस। तो इस टाइम पे जो ये टाइम था जब इन्होंने अपनी पोइट्री लिखी थी, इन्होंने अपने 2 वॉल्यूम जो हैं पब्लिश किए थे, एक तो वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूकरी। सो ये जो दोनों ही वॉल्यूम हैं, इन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स को इन्होंने टैकल किया है। कौन सी प्रॉब्लम? अनकंट्रोलेबल लस्ट, मतलब जब आप फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं और वो चीज़ आपके लिए कंट्रोलेबल ही नहीं है, तो वो एक इनका थीम था। और गिल्ट एसोसिएटेड विद इट आफ्टरवर्ड्स, और बाद में इस वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, तो ये इन पोएम्स के इनके मेन थीम थे। इन पोएम को उस टाइम पे बहुत अच्छा रिसीव किया गया था, बहुत इनको मतलब एप्रिसिएशन मिला था, पार्शली फॉर देयर इरोटिक टोन, क्योंकि इनकी इरोटिक टोन की वजह से। इरोटिक होता है दैट इज़ कंसर्न्ड विद फिजिकल प्लेजर और बॉडीली प्लेजर्स से जो कंसर्न्ड होता है उसे इरोटिक बोलते हैं, ठीक है।
इसी के अंदर जो शेक्सपियर ने एक और अपनी पोएम लिखी, अ लवर्स कंप्लेन, विच वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट विच वो रिलीज्ड इन 1609। 1609 में जो इनका पहला एडिशन पब्लिश हुआ था उसमें एक पोएम थी इनकी, अ लवर्स कंप्लेंड। अगेन एक कोटेशन, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। मिस्टर शेक्सपियर ने कहा था कि नरक तो खाली है, नरक में जो भी शैतान होने थे ना वो सारे यही हैं, ठीक है। और ये हम ये चीज़ देखते भी हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो है वो धरती पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट है शेक्सपियर की जो कलेक्शन है सोनेट्स की, उसमें ओवर 150, मतलब ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि 150 से ज़्यादा इनके उसमें वर्क्स हैं जो इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुए थे। बट जब इन्होंने लिखे थे ना तो इनका कोई, ये एक इनकी प्राइवेट डायरी थी, मतलब इनका इंटेंशन नहीं था कि इनको पब्लिश करवाएंगे, बट नेवरदलेस फिर भी इनको पब्लिश किया गया था बाद में। तो सोनेट में मेन इनके क्या थीम थे, कुछ इनके सोनेट डार्क लेडी है एक, मतलब इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन है, कुछ इसके सोनेट ये डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं, और कुछ है एक फेयर यूथ, मतलब ये तो इन्होंने ऐसा दिखाया है कि इनको उनका एक ऐसा प्यार था, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन की एक लेडी थी जिसे वो पा नहीं सकी, मतलब ऐसा उन्होंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। हालांकि इसका नाम या कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा अपने सोनेट्स में इन्होंने नहीं बताया है। और दूसरा जो कैरेक्टर जिसके एड्रेस्ड थे जिनको इनके सारे सोनेट, वो है फेयर यूथ, उनको जिसको मिस्टर WH बोला जाता है। अब ये मिस्टर WH कौन है, कौन थे, ये आज तक की मिस्ट्री है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो इनके जो सोनेट्स हैं ना वो दो लोगों को एड्रेस्ड है, एक तो ये डार्क लेडी और एक इनका ये यूथ यंग जो मैन इनका फ्रेंड था, क्या था किसी को कुछ नहीं पता। तो इन दो लोगों को ये एड्रेस्ड हैं। अब इनमें मेन थीम क्या थे जी, रिलीजन, सेक्स, मैरिज और लाइफ, ये इनके सोनेट्स के थीम थे बेसिक। नेक्स्ट है, क्रिटिक्स ने इनके जो सोनेट्स हैं उनको इसलिए भी प्रेज किया था क्योंकि उनमें बीइंग प्रोफाउंडली इंटीमेट एंड मेडिटेटिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ लव, मतलब जो ये सारे इनके थीम है कि लव है, लस्ट है, प्रोक्रिएशन होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, या सिंपल भाषा में यूँ कहें कि बच्चे पैदा करना, ठीक है, एंड डेथ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत इंटीमेट और बहुत मेडिटेटिंग, मतलब बहुत गहरे अपने फिलॉसफी को इन्होंने पोर्ट्रे किया था इन सारे पॉइंट्स या इन सारे थीम्स के कंसर्न। आज के दिन भी जो मिस्टर शेक्सपियर हैं उनको द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोइट्स कहा जाता है हिस्ट्री पे, अलॉन्ग विद एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन, मतलब ये कुछ एक राइटर्स हैं जिनको बेस्ट पोइट माना जाता है आजकल का, आज तक का, या वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स जिनको माना जाता है। तो शेक्सपियर की पोइट्री को भी इनके जितना ही वेटेज दिया जाता है। अब है जी कि शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस क्या था, क्या प्रभाव था, क्या इनका इम्पैक्ट था। तो देखिए इनका आर्ट पे, लिटरेचर पे, लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे इनका बहुत ही गहरा, हर क्रिएटिव फील्ड पे इनका इन्फ्लुएंस रहा है, इवन आज तक इनका इन्फ्लुएंस है। ही इज़ मोस्ट रेड प्ले राइट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न दुनिया में ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले प्ले राइट हैं, जिनको सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। और इनकी जो इन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, इन्होंने जो अपने प्लेज में जिस लैंग्वेज का यूज़ किया है उसमें बहुत ज़्यादा कोट्स हैं, फ्रेजेस हैं, ओरिजिनेटेड वर्क हैं, मतलब मिस्टर विलियम शेक्सपियर के वर्ड्स को, डायलॉग्स को मोस्ट कोटेड है वो, मतलब सबसे ज़्यादा बार इनको कोट किया जाता है, इतने ये रेलेवेंट है। इवन आज तक विलियम शेक्सपियर की कोटेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन्होंने ही आयम्बिक पेंटामीटर इन्वेंट किया था। अब ये आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ये एक पोइट्री का एक एलिमेंट है। आयम्बिक पेंटामीटर, देखिए आयम्बिक पेंटामीटर होता है अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 5 मीट्रिकल फुट, 5 मीट्रिकल फुट होते हैं जिसमें, और इसमें पहला होता है अनस्ट्रेस्ड और प्लस दूसरा होता है स्ट्रेस्ड, मतलब एक अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, मतलब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड ये हम कर चुके हैं हमारे लैंग्वेज वाले लिंग्विस्टिक स्किल वाले पेपर के अंदर। उसमें क्या था, किसी एक पर्टिकुलर सिलेबल को स्ट्रेस के साथ बोला जाता है और किसी को नहीं बोला जाता, तो पहले अनस्ट्रेस्ड आएगा बाद में स्ट्रेस्ड आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, सो थैंक्स टू ऑल एट वंस एंड टू ईच वन। अब देखिए इनमें थैंक्स है, ऑल है, वंस, टू, वन, ये सारे
इनके स्ट्रेस्ड सिलेबल है। सो है ये अनस्ट्रेस्ड है, इसको हम कैसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे? सो थैंक्स टू ऑल एट वंस एंड टू ईच वन, ठीक है। तो इनको हमने, ये हमारे स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हो जाएंगे और ये हमारे अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो जाएंगे, जो कि ये हैं, ये अनस्ट्रेस्ड हैं सारे और दूसरे स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। और ये हैं भी 5-5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेट्रिकल फुट है, जिसमें कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और एक स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। तो इन्होंने ही आयम्बिक पेंटामीटर को इन्वेंट किया था। ये ऐसी फॉर्म है पोइट्री की जिसे आज तक भी यूज़ किया जाता है, मतलब आज तक के पोइट इस पोइट्री की इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। सो अब ये इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ये तो हम बार बार देख ही रहे हैं। इन्होंने बहुत से राइटर्स को, अपने आने वाले सक्सेसर्स को इन्फ्लुएंस किया था। उनमें से एक है हरमन मेलविल, चार्ल्स डिकन, अगाथा क्रिस्टी, एंथनी बर्जेस। बट हिज इन्फ्लुएंस डिड नॉट स्टॉप एट जस्ट द आर्ट्स पे ही नहीं, या ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ ऑथर्स को ही इन्फ्लुएंस किया था। साइको एनालिस्ट हुए हैं जो सिगमंड फ्राइड, ये एक साइकोलॉजी के यूँ कहिए कि साइंटिस्ट थे, साइको एनालिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने हैमलेट पे बहुत सारी स्टडी करी है और जो इनकी मेन थियरीज जो इन्होंने दी है ना साइकोलॉजी में, वो ऑलमोस्ट यहीं से बनी है। उनकी कौन सी बुक? हैमलेट से, जो कि ह्यूमन नेचर को दिखाती है। एंड हिज इन्फ्लुएंस कैन बी, अच्छा पेंटिंग में पेंटर्स को भी, और ओपेराज होते हैं बेटा, जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज होते हैं उनको ओपेराज बोलते हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट को भी इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ओपेरा ऑफ गिस्पी, वर्डी एंड द होल कम्युनिटी ऑफ रोमांटिक एंड प्री रैफेलाइट पेंटर्स एक ग्रुप था, क्लब था, जो लोग पेंटिंग भी बनाते थे और पोएम्स भी लिखते थे, फिक्शंस, नॉवेल सब लिखते थे, ठीक है। तो ये प्री रैफेलाइट पेंटर्स का ग्रुप था, ये 19th सेंचुरी में बना हुआ था, ठीक है। अब एक और कोटेशन देखते हैं, ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट, मतलब समझदार आदमी बहुत कम शब्द यूज करता है, संक्षेप ही क्या है? समझदारी की आत्मा है, ठीक है। नेक्स्ट है शेक्सपियर था और है, क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज पे भी इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। लैंग्वेज कैसे, ये लैंग्वेज इवॉल्व हुई है ना, कैसे कैसे ये धीरे धीरे ग्रो हुई है, इस जो फील्ड है इसमें मिस्टर विलियम शेक्सपियर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत सारे फ्रेजेस नए बनाए, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज को दिए, बहुत सारी इडियम्स इंग्लिश लैंग्वेज को दी। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो आज है उसे वो बनाने में मिस्टर शेक्सपियर का बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें बहुत सारा क्रेडिट जाता है। जैसे कौन सी फ्रेजेस? ब्रेकिंग द आइज, हार्ट ऑफ गोल्ड, ऐसी इन्होंने बहुत सैकड़ों हज़ारों फ्रेजेस दी हैं। मतलब देर आर ओवर 7 dozen एग्जाम्पल्स दैट कैन बी टेकन फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन शब्दों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको क्रिएट करने का, उनको ओरिजिनेट करने का क्रेडिट शेक्सपियर को ही जाता है। इसका मतलब है कि जितनी भी लैंग्वेज हम बोलते हैं या हिस्ट्री से बोलते आए हैं, उसमें बहुत सारा क्रेडिट शेक्सपियर को जाता है। असाइड फ्रॉम फ्रेजेस, इट इज़ ऑल्सो कॉमन नॉलेज दैट द ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड अपवर्ड्स ऑफ, देखिए 1700 ओरिजिनल वर्ड दिए हैं मिस्टर शेक्सपियर ने इंग्लिश में। कितनी बड़ी बात है कि 1700 से ज़्यादा शब्द कॉइन किए हैं शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में, विच ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थे, बट बाद में इनको एक्सेप्ट किया गया, वेरीफाई किया गया। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? देखिए लोनली, फ्रूगल, ड्विंडल और भी बहुत सारे, मतलब 1700 से भी ज़्यादा ऐसे शब्द हैं जिन्हें ओरिजिनेट किया है शेक्सपियर ने। तो यहाँ से पता चलता है कि शेक्सपियर का कितना बड़ा योगदान है मॉडर्न इंग्लिश को इवॉल्व करने में। ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश इनटू द पॉपुलिस्ट लैंग्वेज दैट इट इज़ टुडे। आज जो ये है, इसको ये बनाने में शेक्सपियर का बहुत बड़ा योगदान है। सो अब इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर।